आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति में स्वागत है। आज का हमारा विषय है समास। यह समास विषय मैं पिछले वीडियो में भी अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी। उसमें हम लोगों ने चर्चा की थी पहले भाग में कि समास के भेदों का वर्गीकरण जो भेदों का किया गया है वो किस आधार पर किया गया है। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं, उसको कैसे पहचानते हैं, समास जो शब्द रचना की प्रक्रिया है ये किस प्रकार होती है और इसको पहचानने की विधि के ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। समास। दोस्तों, समास इसको जो आधार हम लोगों ने डिस्कस किए थे उस आधार पर हमने जाना था तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। तो एक बार और मैं पीछे आपको ले जाती हूँ और रिव्यू कराती हूँ। तत्पुरुष समास वो है जिसमें कि पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास जिसमें कि हमारा दोनों ही पद गौण होता है और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, ये किसी तीसरे अर्थ को रेफर करता है। द्वंद्व समास जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। और अव्ययी भाव समास जिसमें कि हमारा पूर्व पद पहला पद वो कोई अव्यय शब्द होता है या उपसर्ग होता है, ये भी कह सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना तत्पुरुष। तत्पुरुष समास जो कि तत्पुरुष समास को बताने के लिए जिसमें कि पहला पद गौण, पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान, इसमें तत्पुरुष समास होता है। और इसके अंतर्गत इन्हीं गुणों के अंतर्गत कर्मधारय और दिग्गु ये भी आते हैं, लेकिन कुछ इसमें अंतर है। तो आइए क्या अंतर है। जो तत्पुरुष समास होता है ये कारकीय चिन्हों सहित होता है, इसमें कारक चिन्ह आते हैं। और कर्मधारय समास जो होता है इसमें जो दोनों पद होते हैं पूर्व पद और उत्तर पद, उसमें जो संबंध होता है वो विशेषण विशेष्य का होता है या फिर उपमेय उपमान का होता है। तो इस आधार पर कर्मधारय होता है। और दिग्गु समास जो होता है इसमें भी पूर्व पद गौण होता है किंतु उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन इसका जो पूर्व पद संख्यावाचक होता है, इसमें संख्यावाचक शब्द होते हैं। इस आधार पर इसको हम पहचानते हैं। तो आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसे कि तत्पुरुष समास मैंने बताया कारकीय चिन्हों युक्त होता है। तो मान लीजिए हमारा शब्द एक है राजपुत्र। राजपुत्र ये हमारा एक समस्त पद है। अब इसको हम अगर इसको बांटते हैं, विग्रह करते हैं, तो हमारा शब्द निकल करके आता है राजा का पुत्र। ठीक है, राजा का पुत्र। अर्थात ये का जो है हमारा कर्ता ने कर्म को करण से और संबंध का के की, तो संबंध तत्पुरुष हुआ एक तरह से। ये इसको हम लोग तत्पुरुष को अगर ऐसे आप ऑन द होल कहें तो तत्पुरुष समास कहेंगे। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि तत्पुरुष में से भी कौन सा तत्पुरुष है, तब आप इसको कर्ता कर्म तत्पुरुष कह सकते हैं, करण तत्पुरुष कह सकते हैं, संप्रदान तत्पुरुष कह सकते हैं, संबंध तत्पुरुष कह सकते हैं, या फिर ऑन द होल ये तत्पुरुष होता है क्योंकि ये कारकीय चिन्हों युक्त होता है। तो इसमें जो का है ये हमारा कारक चिन्ह है। ठीक है, संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का के की होता है। तो उस आधार पर राजा का पुत्र। दूसरा उदाहरण देखते हैं। युद्ध क्षेत्र। युद्ध क्षेत्र हमने ये शब्द लिया। अब इसका हम विग्रह करते हैं तो हमारे पास आता है युद्ध का क्षेत्र। ठीक है, युद्ध का क्षेत्र। अब देखिए यहां भी हमारा आ गया का, यानी कि युद्ध के लिए जो युद्ध का जो क्षेत्र होता है, मैदान होता है, तो ये का विभक्ति चिन्ह है। अब आइए तीसरा एक उदाहरण देख लेते हैं। रसोई घर। अब इसको अगर विग्रह करते हैं तो क्या निकल के आता है, रसोई के लिए घर। ठीक है, तो रसोई के लिए घर, तो ये हमारा हो गया के लिए, ये विभक्ति चिन्ह हुआ। तो जब भी आप
जिन समस्त पद को आप विग्रह करेंगे और आपको कारकीय चिन्ह मिलेंगे, वहां हमारा होता है तत्पुरुष समास। अब कैसे पहचानेंगे? तो इसका आधार क्या है पहचानने का? तो पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान। कैसे प्रधानता देखेंगे भाई? कैसे इसका समझ में आएगा कि क्या ये गौण है और ये प्रधान है? गौण का मतलब होता है नगण्य, उसका कोई महत्व नहीं है। तो राजा, जब आप राजपुत्र बोलते हैं तो आपके समक्ष क्या आता है? राजा आता है या उसका पुत्र खड़ा दिखता है? पुत्र दिखता है। तो पुत्र इंपॉर्टेंट हुआ, प्रधान हुआ। युद्ध का क्षेत्र बोलते हैं तो आपके सामने क्या विजुअलाइज होता है? आप क्या विजुअलाइज कर पाते हैं? एक बड़ा सा मैदान जहां युद्ध हो रहा है। तो युद्ध इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्षेत्र, वो मैदान इंपॉर्टेंट है, वहां वो प्रधान हो जा रहा है। जैसे रसोई घर, तो रसोई घर में रसोई की थाली आपको नजर आती है कि एक रसोई का कमरा नजर आता है जहां पर कि रसोई का कार्य किया जाता है, रसोई को बनाने का कार्य किया जाता है। तो रसोई घर यानी कि इसमें प्रधानता आपको देखनी है। आप विस्तृत रूप से अगर इसका एनालाइज करेंगे इस चीज को, तब आपको प्रधान वर्ड भी इसमें मिल जाएगा दोनों पदों में। तो इस तरह हम तत्पुरुष समास को निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि एक दो उदाहरण मैं वर्बली दे देती हूं। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। देखिए, घोड़े पर सवार, पर क्या है? कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, तो अधिकरण तत्पुरुष होगा। तो जहां भी ये कारकीय चिन्ह आए, आप बिना किसी संकोच के समझ सकते हैं कि ये तत्पुरुष समास है। तो हम लोगों ने तत्पुरुष समास जाना। अब आइए हम लोग बात करते हैं कर्मधारय की। कर्मधारय समास का हम एक दो एग्जाम्पल से ही इसको देख सकते हैं। तो इसमें भी वही सेम रूल फॉलो होता है कि पूर्व पद प्रधान गौण और उत्तर पद प्रधान। तो इसमें कर्मधारय में जैसा कि मैंने बताया कि दोनों पूर्व पद और उत्तर पद में क्या संबंध होता है? गौण और प्रधान की। और लेकिन यहां पर विशेषण विशेष्य, देखिए, विशेषण और विशेष्य ये संबंध होता है। ठीक है, अब क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। और विशेष्य किसे कहते हैं? तो जिस वस्तु की विशेषता बताई जाती है। मान लीजिए कि साड़ी है, साड़ी संज्ञा शब्द है और साड़ी लाल है, तो लाल जो रंग है उसका गुणवाचक विशेषण हो गया, तो साड़ी विशेष्य हो गया और उसका जो रंग है, गुण है, वो विशेषण हो गया। तो उसी तरह से यहां पर संबंध जो होता है कर्मधारय समास में, दोनों के बीच, पदों के बीच, वो विशेषण और विशेष्य का होता है। लाइक मैंने लिखा एक समस्त पद, नील जोड़ कमल इज इक्वल टू नील कमल। ठीक है, नील कमल। अब यहां पर देखिए, नीला है जो कमल, कमल हमारा संज्ञा शब्द है, लेकिन यहां पर जब विशेषण के साथ संज्ञा होता है तो वो विशेष्य हो जाता है। तो नीला उसका रंग, गुण बता रहा है कमल का। कमल आप लोगों ने गुलाबी सफेद देखे होंगे, लेकिन ये कमल जो है नीला है, तो नील कमल, यानी कि विशेषण विशेष्य का संबंध हो गया नील कमल में। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट उदाहरण से हम लोग देख सकते हैं, जैसे मुख उपमेय उपमान का। मैंने कहा उपमेय उपमान, उपमेय उपमान, उपमान। उपमेय में मैंने लिखा मुख जोड़ चंद्र, मुख चंद्र। देखिए, तो मुख जो है वो चंद्रमा के समान है, तो मुख उपमेय हो गया। जिस वस्तु की हम किसी चीज से उपमा देते हैं, उससे कंपेयर करते हैं, तो पहला जो चीज होता है वो उपमेय हो गया, और जिस चीज से करते हैं वो उपमान हो गया। तो उपमेय उपमान का संबंध होता है कर्मधारय में, और विशेषण विशेष्य का संबंध होता है कर्मधारय समास में। अब देखिए, ये स्थिति उलटती भी है, जैसे विशेषण पहले हो सकता है और विशेष्य बाद में हो सकता है, ये जस्ट क्रॉस हो जाएगा स्थिति। उपमेय बाद में हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है,
स्थिति उलट भी सकती है, उपमान पहले आ जाएगा और चरण कमल, जैसे मान लीजिए हम लोग उदाहरण लेते हैं, चरण नहीं, कमल नयन, कमल नयन जोड़ नयन इक्वल टू कमल नयन, यानी कि कमल के समान है जो नयन, ये स्थिति हमने उलट दी। कमल हो गया उपमान, उपमान और उपमेय हो गया नयन, यानी कि जिसका नयन जो है वो कमल के समान है, तो ये स्थिति उलट भी गई। ठीक है, तो कर्मधारय समास में हमने देखा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है दोनों पदों में, या उपमेय उपमान का संबंध होता है दोनों पदों में। अब आइए दिग्गु की बात करते हैं, दिग्गु को समझते हैं। ये सब हम लोग एक ही कैटेगरी वाले की चर्चा कर रहे हैं। दिग्गु समास वो होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि दिग्गु समास में पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। लाइक एक एग्जांपल दे रही हूं मैं, त्रिकोण, त्रिकोण, ठीक है, ये समस्त पद है। दशानन, दशानन, यानी कि 10 है आनन जिसके, ठीक है, ये यहां निकल के आता है। तो इसमें दो तरह की बातें आती हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है छात्रों को दिग्गु और बहुव्रीहि में, क्योंकि कभी कभी ये तीसरे को रेफर करने लगता है अपना अर्थ। तो कब नहीं होगा, हर दिग्गु समास, मैक्सिमम दिग्गु समास जो है ना वो बहुव्रीहि में आ सकता है, एक शब्द नहीं अगर जोड़े तो। वो शब्द क्या है कि अगर इसमें हम समूह या समाहार, समाहार यानी कि समाहार का मतलब होता है मिला हुआ, सम्मिलित, तो समूह या समाहार अगर शब्द नहीं जोड़ते हैं तो वो चला जाएगा बहुव्रीहि में, और ये जोड़ते हैं तो चला जाएगा हमारा दिग्गु में। जैसे तीन कोणों का समूह, दिग्गु समास, क्योंकि तीन जो है त्रि ये संख्यावाचक है, पूर्वपद। दशानन, 10 आनन, आनन मतलब होता है सिर, मुख, 10 आनन का समूह, ये हमारा हो गया दिग्गु समास। लेकिन अगर हम इसी समास को लिख देते हैं कि 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण, रावण, देखिए रावण, यहां पर अगर हम इस तरह से रेफर कराएं कि 10 मुख हैं जिसके, तो वेल नोन है रावण, जो किसी खास को दिखाता है, यहां पर दर्शाता है, तो वहां पर हमारा हो जाता है दिग्गु समास, ये बहुव्रीहि समास। और दिग्गु समास में यहां पर संख्या मेन होती है। 3 कोण है, कोण जो है वो 3 है, तो कोण इंपॉर्टेंट है, 3 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, बट कोण इंपॉर्टेंट है। आनन यहां पर इंपॉर्टेंट है, किसी के 10 आनन हो सकते हैं तो रावण हो गया, लेकिन 10 मुखों का समूह कह दीजिएगा तब वो दिग्गु हो जाएगा, लेकिन जब रावण को रेफर करा दीजिएगा तो वो बहुव्रीहि हो जाएगा। षडानन, षड मतलब होता है 6 आनन है जिसके, अर्थात भगवान कार्तिकेय। और अगर लिखते हैं आपकी 6 मुखों का समूह, तो 6 लोगों का मुख जब मिला देंगे तो वो भी तो, काट करके किसी का सर मिला देंगे तो वो भी तो समूह बन जाएगा। लेकिन अगर हमारे ज्यादातर दिग्गु समास, ये बहुव्रीहि समास में जो कि तीसरे को रेफर करता है, वो विशेष चीजें होती हैं, जैसे कि ज्यादातर वो हमारे आध्यात्मिक पुस्तकों से ली हुई चीजें होती हैं, लिए हुए नाम होते हैं। लाइक वीणा पाणी, किसको कहते हैं, जिसके पाणी मतलब हाथ, जिसके हाथ में वीणा है, कौन है वो, सरस्वती। श्वेतांबर, श्वेत अंबर है जिसका, यानी कि सफेद जिसका वस्त्र है, कपड़ा है, कौन है वो, सरस्वती मां। या फिर आप कह सकते हैं पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, विष्णु या श्री कृष्ण। चक्रधार, चक्र धारण करने वाला, कृष्ण या विष्णु। तो इस तरह से वो तीसरे को रेफर जब करेगा तो वो बहुव्रीहि हो जाता है,
लेकिन दिगु में आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारा संख्या है तो समूह लगा दीजिएगा तो वो बन जाएगा दिगु, और अगर उसमें किसी और को रेफर कराइएगा तो बन जाएगा बहुब्रीहि। उम्मीद है आप लोग इसको समझ पाए होंगे। आइए अब हम चलते हैं बहुब्रीहि की ओर, जो कि मैं दिगु को क्लियर करते हुए ही बहुब्रीहि भी साथ साथ क्लियर कर रही थी, क्योंकि दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए कभी कभी आता है कि दिगु और द्वंद्व में, दिगु और बहुब्रीहि में क्या अंतर है। तो इसमें समूह लगा देंगे तो वो दिगु है, और इसमें समूह या समाहार नहीं लगाएंगे, तीसरे को रेफर कराएंगे, अर्थात का जब अर्थ स्पष्ट करेंगे तो वो हमारा बहुब्रीहि होगा नेचुरली। आइए, बहुब्रीहि में दोनों पद गौण और तीसरा पद प्रधान। देखिए इसमें हम देख सकते हैं, वही मैंने कहा था, चक्रधर, चक्रधर अर्थात चक्र को धारण करने वाला कौन? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण या विष्णु, ये हो सकता है। वीणा पाणी, वीणा पाणी, पाणी मतलब हाथ होता है, और वीणा जिसके हाथ में वीणा है, सरस्वती, इस तरह से बहुत सारे। तो आप लोग बहुब्रीहि भी समझ गए। अब आइए द्वंद्व समास। देखिए बच्चों, द्वंद्व समास, द्वंद्व का अर्थ ही होता है युद्ध, द्वंद्व युद्ध। पहले आप लोग अक्सर देखे होंगे, जब महाभारत देखते होंगे, उसमें भीम और दुर्योधन दोनों में अक्सर द्वंद्व युद्ध दिखाया जाता था। दोनों ही अपने आप को बड़े योद्धा समझते थे, अक्सर झगड़ते रहते थे, हम बड़े कि हम बड़े, लेकिन कोई पता नहीं चलता था अक्सर, क्योंकि दोनों ही बलशाली थे। उसी तरह से द्वंद्व में दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, या तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं या एक दूसरे के विपरीत होते हैं। विपरीत मतलब उल्टे होते हैं, दो तरह से इसको ले सकते हैं। एक आवश्यकता के आधार पर पूरक होते हैं, और नहीं तो एक दूसरे के विरोधी होते हैं। लाइक माता पिता, माता पिता ऐसे कहते हैं आप। तो माता, और चूंकि ये योजक चिन्ह है, अक्सर बच्चे कहते हैं कि योजक चिन्ह से हम इसको पहचान लेते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है, लेकिन कहीं कहीं ये ट्रिक को थोड़ा छोड़ना भी पड़ता है, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन होती है इसमें। मैं उसको बताती हूं आपको। माता पिता, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो होगा माता और पिता। ठीक है, माता और पिता। तो इसमें और का लोप होता है, और जो हमारा है इससे हमारा जुड़ा हुआ है दोनों पद, तो और को लोप करके यहां पर योजक चिन्ह बना दिया गया है, और इस तरह से ये हमारा समस्त पद बनता है। ये समस्त पद योजक चिन्ह के साथ बनता है। दिन रात, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही बच्चों, अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि आपके लाइफ में माँ का ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि पिता का, तो दोनों में से किसी एक के बिना रहना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप कहेंगे दोनों हमारे लिए जरूरी हैं। उसी तरह से ये दोनों हैं, दिन और रात। देखिए ये एक दूसरे के विलोम भी हैं, दिन रात, पाप पुण्य। देखिए पाप या पुण्य, तो यहां पर जब इसको विग्रह करते हैं तो और तथा या, ये दोनों से जोड़ सकते हैं, दोनों इसमें अलग करने के क्रिया में आ जाते हैं। तो पाप या पुण्य, तो यहां पर या के लिए भी यूज होता है ये योजक, और के लिए भी, तो ज्यादातर और ही मिलेंगे आपको। तो ये आपके इस तरह से हम लोग पहचानते हैं द्वंद्व समास को। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि ये योजक चिन्ह, इसका एक ट्रिक तो है, बट कहीं कहीं ये फ्लॉप भी होता है ट्रिक। लाइक मैंने कहा देवासुर, देवासुर, देव या असुर, कौन? देव या असुर, यानी कि इसमें या जो है ना, इसका लोप हो करके ये एक हो गया है। तो कभी कभी ऐसे भी बनता है हमारा ये समस्त पद, तो ऐसे शब्द भी हैं, देवासुर, देव या असुर। चलिए, तो हमने देख लिया द्वंद्व समास। अब आइए हमारी बारी आती है अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास, इसमें जो मैंने कहा कि पूर्व पद होता है हमारा अव्यय,
अव्यय का अर्थ होता है जिसमें परिवर्तन ना हो, जो कांस्टेंट रहे। अक्सर वो स्थिर होते हैं, उसके बाद जितने शब्द आते हैं बदलते हैं। तो अव्यय शब्द हो पूर्व पद अव्यय हो, या फिर उपसर्ग हो। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा प्रतिदिन, ठीक है। प्रतिघात, प्रतिशोध मतलब गुस्सा, बदला। तो प्रति ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये बदलता नहीं है। ऐसे बहुत, यथाशक्ति, यथोचित, यथा उचित, यथा प्लस उचित, यथोचित। तो यथा शब्द अव्यय शब्द है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको अव्यय की जानकारी होनी चाहिए। तो अव्यय के लिए मैं एक आपको हिंट मैंने पिछले वीडियो में भी दिया था कि क्रिया विशेषण शब्द, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 कैटेगरी में जो जो शब्द फॉल करते हैं वो अव्यय शब्द होते हैं। अगर उन शब्दों में से कोई शब्द यहां आता है तो वो आपका, उसको पहचानना बहुत इजी है। अब देखिए, तो हमने अव्यय शब्द से देख लिया। और उपसर्ग, ज्यादातर उपसर्ग जैसे कि आ, जन्म से, आ जन्म, या फिर पुत्र, कुव्यवस्था, ठीक है। पात्र, बहुत सारे शब्द हैं जिसमें कि हम लोग आजन्म, आशक्ति, आमरण, ऐसे कितने सारे शब्द हैं जो उपसर्ग होते हैं और उसके बाद कोई मूल शब्द होता है। इससे भी हम पहचान सकते हैं अव्ययी भाव समास को। इसको पहचानना सबसे इजी होता है। और एक लास्ट में यहां दिया हुआ नहीं है, मे भी आप इसका आगे चल के, क्योंकि ऊपर स्टैंडर्ड में बच्चों को यह अध्ययन कराया जाता है नए समास का, और छोटे स्टैंडर्ड में नए समास यानी 6-7 तक नए समास नहीं बताया जाता है। तो नए समास वो होता है, जस्ट आपको एक मैं माइंड में डाल देती हूं कि ये भी होता है नए समास, जहां की नहीं निषेधात्मक अर्थ देता है, किसी चीज को मना करने का, ठीक है, तो वहां पर नए समास होता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को यहां समास में कोई परेशानी नहीं आएगी। इस तरह से आप समास को समझ पाए होंगे। अगर इसमें कोई त्रुटि हो या कुछ और विशेष आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट पर आगे कुछ बताने की या अगले वीडियो में कुछ बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं तो ग्रामर पर वीडियो बनाती रहूंगी व्याकरण के ऊपर। तो तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ें, जानें और अपना कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।